ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे को लेकर किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर सरकार इस क्षेत्र में नई संभावनाओं और अवसर की ओर देख रही है। हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान या घोषणाएं हुई जिससे इस क्षेत्र में निवेश बढ़े, रोजगार के मौके बने और बुनियादी जो ढांचा है वो मजबूत हो। मिस्टर सिन्हा, सरकार ने जो बुनियादी ढांचा है उसको पुख्ता करने के लिए इस बार पूंजी खर्च यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको पिछले साल के मुकाबले लगभग 34-35% तक बढ़ाया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बजट में सरकार ने प्रावधान किए हैं या प्राथमिकताएं दी है उस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या होगी? देखिए, पूंजीगत खर्च जो है वो हमेशा से आपके लिए 5 गुना तक का इफेक्ट देता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व खर्च करते हैं तो 1 रुपया का खर्च करते हैं तो उसका असर 1 रुपये के बराबर ही हो सकता है। ये 2 स्टडी की गई थी आरबीआई की ओर से और एनआईपीएफपी की ओर से, और जिसमें पाया गया कि 40 पैसे से लेकर के 99 पैसे तक का फायदा हो सकता है अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 रुपये का करते हैं तो। वहीं अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 1 रुपया का करते हैं तो वो फायदा 2.5 रुपये से 4 रुपये से भी ज्यादा हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फायदा है वो काफी ज्यादा है और वो लंबे समय के लिए होता है। एक पहलू तो ये है। दूसरा ये है कि हमने हमेशा ये देखा है कि हमारा बजट जो होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो रेवेन्यू पे चला जाता है। अब जैसे आप 34 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार का बजट देख लीजिए तो उसमें लगभग 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लगभग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 5,53,000 करोड़ रुपए का लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो ये पिछले कई सालों से ज्यादा है। दूसरी जरूरत इस बात की यह है कि जब हम वित्त वर्ष 2021-22 में हम 11% की विकास दर की बात कर रहे हैं और उसके आने वाले सालों में हम 6% या 6% से ज्यादा की विकास दर का अनुमान लगा सकते हैं, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हमारा ढांचागत जो क्षेत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कितनी तेजी से हो सके। हमारी एक परेशानी यहां पर यह होती है कि निजी क्षेत्र की ओर से उस तरीके से निवेश नहीं आ पाता जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो अब यहां पर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अगर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो आपके 12 लाख करोड़ रुपए या 15 लाख करोड़ रुपए या 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और इसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में जो पूंजीगत खर्च है उसको बढ़ाया है। आपने निवेश का जिक्र किया मिस्टर सिन्हा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बाहरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी वित्त मंत्री द्वारा कुछ घोषणाएं की गई, जैसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या कंडीशंस हैं उनको खत्म करने की बात की गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा जो सरल बनाई जा रही है प्रक्रिया जिससे कि बाहरी निवेश आए, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और प्रोत्साहन मिलेगा और ज्यादा संभावनाएं खुलेंगी? बिल्कुल, देखिए, जितनी भी निवेश की व्यवस्था सरल, सहज और सुगम होगी उतने ही ज्यादा आपके विदेशी निवेशक और यहां तक कि जो निजी निवेशक है वो उसकी ओर आकर्षित होंगे। तमाम परियोजनाएं आप देख लीजिए, चाहे सड़क की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे पोर्ट की बात हो, या फिर हम एयर प्रोजेक्ट्स की बात करें या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें, पावर प्रोजेक्ट की बात करें, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इन सभी में जरूरत ये बात की होती है कि हम नीतियों को कितना सरल और सहज बनाएं। और सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की क्या होती है? जमीन की होती है। जमीन के मामले में आप कितनी ज्यादा सहूलियत दे सकते हैं, क्योंकि एक निजी क्षेत्र की कंपनी आती है, उसके लिए जमीन हासिल करना और वही जमीन को हासिल करने में अगर सरकार मदद करे तो निजी क्षेत्र के लिए अपने काम को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। अब जो प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, सहज बनाया जा रहा है, और जैसा आपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी जिक्र किया था, तो उससे उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चाहे वो निजी निवेशक देसी हो या विदेशी हो, वो खुल करके आएंगे। एक और बात हमें ध्यान में रखना है कि विदेशी निवेशकों से हम केवल पूंजी की बात नहीं करें, हम तकनीक की भी बात करें कि हम कितनी बेहतर तकनीक वहां से ला सकते हैं जिससे कि हमारे यहाँ लागत में कमी आए और कम से कम खर्च में हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। मिस्टर सिन्हा, सड़क परिवहन मंत्रालय को इस बार बजट में 1,18,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं और मकसद भी है कि देश में हाईवेज का निर्माण हो, सड़कों की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें
हो। और इसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि निवेशक भी आए, सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 11,000 किलोमीटर का जो सड़क निर्माण है उसे पूरा किया जाए और इसी तरह से जो राज्यों के बीच परिवहन व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए या जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं सड़क के माध्यम से उनको सुलभ बनाने के लिए व्यापक तरीके से हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हो। तो सरकार का जो बीते सालों में सड़क हाईवेज के निर्माण पर जोर रहा है और इस बजट में भी कई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं और प्रावधान किए गए हैं। तो कौन सी नई संभावनाएं इससे आप आगे आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, सड़क का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में बहुत मददगार होती है। जब हम मल्टी मोड लॉजिस्टिक सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि बंदरगाह पे सामान उतरा, अब बंदरगाह से फैक्ट्री तक वो कच्चा माल जाए और फैक्ट्री से वो तैयार माल बंदरगाह तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सड़क सुविधा कितनी बेहतर है। दूसरा पहलू ये है कि जब आप सड़क बनाते हैं तो उससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके तैयार होते हैं। तीसरा इसका पहलू होता है कि जहां पर एक सड़क बनकर के तैयार होती है, दोनों किनारों पर आप देखेंगे कि जो आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो बढ़ जाती है। एक वीराने में अगर कोई सड़क ना बनी हो और एक हाईवे तैयार हो जाता है जिसके तरफ आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना सकते हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, तो ये कई इसके पक्ष हैं जिसको हमें सामने रखना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि एक सड़क बन गई, सड़क बनने के बाद और सड़क बनने के दौरान क्या कुछ हुआ, हमें उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। रेलवे और परिवहन के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त बनाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें कही गई, जैसे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पूर्वी पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर है उसको जल्दी पूरा करने का लक्ष्य है। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा में ब्रॉडगेज रूट को पूरी तरह से विद्युतीकरण करने की उसकी योजना है। इसी तरह से जो स्थानीय परिवहन है उसको लेकर भी कहा गया कि उसको दुरुस्त करने के लिए इनोवेटिव पीपीपी मॉडल को सरकार अपनाएगी, जिससे कि जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है परिवहन का वो दुरुस्त हो सके, परिवहन के माध्यम से व्यापार होता हो या यातायात की व्यवस्था होती हो। इन दोनों क्षेत्रों में आप कैसे आगे तरक्की होती हुई देख रहे हैं? रेलवे की जो आपने बात की, देखिए वहां पर फ्रेट कॉरिडोर का बनना दो मायनों में महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जो है वो डबल डेक कंटेनर भी अब चलने लगे हैं कुछ इलाकों में, जो रेलवे की पटरियां हैं उनके ऊपर, और दूसरी तरफ कई किलोमीटर तक की लंबी जो है वो मालगाड़ी भी चलाना संभव हो पा रहा है। एक परेशानी हमारी यह है कि जो ट्रैक यात्री गाड़ी के लिए है वही ट्रैक मालगाड़ी के लिए भी है, तो अमूमन यात्री गाड़ी को जो है वो तवज्जो दिया जाता है मालगाड़ी की तुलना में। नतीजा क्या होता है कि सामान पहुंचने में जितना समय लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा समय लग जाता है। जब आपके पास एक डेडिकेटेड ट्रैक हो जो केवल माल एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हो, तो इससे समय भी कम लगेगा और सहज सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी। हमें यह भी ध्यान में रखना है कि पूरे जो हमारा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कभी रेलवे का शेयर बहुत हाई होता था, 2/3, 3/4 तक होता था, वो बहुत कम हो गया है। हम उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और जब आप विद्युतीकरण कर देते हैं तो पर्यावरण के लिहाज से भी वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो रेलवे का तो ये पहलू है। दूसरा, अगर आप अर्बन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात करें, जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर हमें मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना है और उसके साथ साथ प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या को हमें कम करना है, क्योंकि आपको उसको पर्यावरण का भी ख्याल रखना है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कोलकाता, चेन्नई, ये तो आपके जो टियर 1 सिटीज हो गए या कॉस्मोस सिटीज हो गए। इसके अलावा जो छोटे शहर हैं या मझोले आकार के शहर हैं, वहां पर भी मेट्रो सुविधा बनती है, तो वहां पर जो अर्बनाइजेशन में जिसको कहें कि फायदा होना चाहिए वो फायदा काफी बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि बजट इसी दिशा में कदम उठाया गया है कि शहरी इलाकों में परिवहन की सुविधा और कितनी बेहतर हो। जैसा कि कहा गया कि बजट में एक निश्चित संख्या में बसें खरीदी जाएंगी। बस की खरीद का मतलब है कि आपका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसको फायदा होगा। तो एक तरफ आपका स्क्रैपेज पॉलिसी है और एक तरफ एक बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद है, तो इन दोनों का फायदा होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो अगर आप रेलवे की बात करें, मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की बात करें, पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जहां एक और सरकार चाहती है कि निवेश बढ़ने से और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में और ज्यादा इनोवेशन से इस सेक्टर को मजबूत किया जाए और देश में आर्थिक वृद्धि हो, दूसरी तरफ सरकार का यह भी मानना है कि इससे आम नागरिक के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, जिससे कि जो कोविड महामारी है उसके दौरान बहुत से लोगों ने जो रोजगार खोए हैं या लोगों को आर्थिक तंगी हुई है उससे आम आदमी उबर सके। तो इस बजट में इन दोनों बातों को लेकर सरकार का ध्यान है। मिस्टर सिन्हा, आपने विस्तार से चर्चा की, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट
में बुनियादी ढांचे को लेकर किए गए प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।